सेम टॉपिक में कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं। अभी हमने इसके पहले बताया कि लॉ ऑफ पार्सिया और लॉ ऑफ सिटियोन लागू किया गया। लॉ ऑफ पार्सिया बताया कि आपके साथ एक रिलेशन जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि ये फादरलैंड है, मतलब पितृभूमि है। मतलब आप एक अपना पारिवारिक संबंध समझे, देश को अपना एक परिवार समझे और उसके प्रति अपनी फीलिंग को समझे। वहां पे अब देश के डेवलप होने के साथ साथ एक नया फ्लैग भी डेवलप किया गया जो ट्राई कलर में, जैसे हमारे देश का झंडा 3 रंगों में है, वो सेम कलर वहां नहीं है, लेकिन वहां भी ट्राई कलर्स एक न्यू फ्रेंच फ्लैग क्या किया गया, डेवलप किया गया। लोग जब कलेक्टिवली इकट्ठा हो रहे थे, मतलब जो एकजुट हो रहे थे, अपना अपना व्यू दे रहे थे, तो उनके व्यू से मतलब जिसके तरफ ज्यादा लोग थे, जिसके तरफ ज्यादा मेजॉरिटी थी, उनकी आइडेंटिटी से नेशनल असेंबली फॉर्म हुई। मतलब ये कह सकते हैं एक संसद है वहां की पार्लियामेंट है। और नेशनल असेंबली का काम क्या है, सरकार बनाना, सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए उस पर उसको बनाना, उसको फॉर्म करना, उस पर कंट्रोल करना। तो नेशनल असेंबली का स्वरूप क्या था, एक जनता का एक मंच तैयार करना ताकि पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म हो, पब्लिक वोट कर सके। ठीक है, तो ये पब्लिक सेटअप का था, पब्लिक अपने व्यू के थ्रू ये नेशनल असेंबली फॉर्म की। ठीक है, अब जब नई गवर्नमेंट बनेगी, व्हेन न्यू इंस्टीट्यूशन लॉन्च, जब नई संस्था बनेगी तो नए नए शपथ भी लिए जाएंगे। जैसे भारत में आपके यहाँ प्रियम्बल में वो चीजें बताई गई कि कैसे आप शपथ लेंगे, तो यहाँ पे भी न्यू हार्नेस वर कंपोज, मतलब ओथ कह सकते हैं। ठीक है, ओथ कह सकते हैं। तो ये एक शपथ है, मतलब लोगों ने शपथ ली कि हम देश के प्रति कैसे जिम्मेदारी को निभाएंगे। ठीक है, कैसे जिम्मेदारियों को समझेंगे और कैसे सरकार चलाएंगे, ये चीज इसमें थी। यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन। अब ये था कि देश बन गया तो किसी के साथ डिफरेंसेस ना हो, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। सिमिलैरिटीज लाने के लिए यूनिफॉर्म लॉ की बात की जा रही है कि हर व्यक्ति का समान अधिकार है, समान वोटिंग राइट्स है, मतलब सब लोग अपने आप को एक समान समझे, इसीलिए एक ही कानून पूरे देश के लिए बात की जा रही है। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई दूसरा कानून है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई दूसरा कानून है, तो सारे लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ की बात की जा रही है। ठीक है, उसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। अब ये था कि जो पहले अलग अलग क्षेत्रों के लिए बहुत जगह ऐसा होता कि डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगाए जाते थे, लिए जाते थे, तो राजा क्या करता था, वो तो अपना राजस्व भरने के लिए, या ये कह सकते हैं अपने कोष को इकट्ठा करने के लिए इस टाइप के टैक्सेस लगाता रहता था। लेकिन आपको देश के लिए अगर देश को टैक्स की जरूरत भी पड़ी तो एक ही टैक्स सभी पे लागू किया जाएगा, सब पे एक प्रकार का टैक्स लागू किया जाए। इसीलिए अलग अलग इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को या जो भी ऐसे टैक्सेस थे उसको खत्म कर दिया गया तत्काल रूप से। अब देश के लिए लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लैंग्वेज पे कई बार क्या हो जाता है ना कि डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है। लैंग्वेज मतलब आपके यहाँ भारत में 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही विभिन्न प्रकार के लोग थे, अपने लोकल लैंग्वेज को बोलते थे। लेकिन अब इस प्रकार का डिस्प्यूट ना रहे, इसलिए वहां पे रीजनल डेलीगेट्स वर डिस्करेज। रीजनल डेलीगेट्स का मतलब जो है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको डिस्करेज किया गया, मतलब उनको प्रोत्साहित प्रमोट नहीं किया गया। फ्रेंच बिकम अ कॉमन फॉर ऑल राइट एंड स्पोक। यहां लिखने और पढ़ने की भाषा जो है वो फ्रेंच को बनाई गई, मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज बना के इसको सपोर्ट की बात कही जा रही है। तो यहां आप देख रहे हैं कि 1789 में जो क्रांति की शुरुआत होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस क्या हो रहे हैं, नेशनल असेंबली फॉर्म हो रही है, नया फ्लैग डेवलप किया जा रहा है, नए लॉ को डेवलप किया जा रहा है, और यही जाके आगे अन्य देशों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम बनता है। लोग जागरूक होते हैं और अपने देश के प्रति
एक नेशनलिज्म की फीलिंग को लेके आते हैं। पूरे यूरोप में ये बहुत तेजी से ये आइडिया क्या होता है, विश्व के अन्य हिस्सों में बहुत ही तेजी से फैलता है। इट्स स्प्रेडेड इन ऑल ओवर वर्ल्ड, these all type of ideas. Thank you.